सीरीज हमने 1, 2, 3 कर लिया। आज टेस्ट सीरीज हम 4 करने वाले। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे निश्चित रूप से जाकर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। और DRDO का स्थापना 1958 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली के द्वारा देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सुरेश रैना ने IPL से संन्यास ले लिया, ये किस टीम से खेलते थे? ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, चेन्नई सुपर किंग से ये खेलते थे। IPL के बारे में जान लीजिए। IPL की जो शुरुआत हुई थी आपको 2008 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोटल 5 देश इसमें आते हैं। तो इसके कौन कौन से देश है, इसकी स्थापना कब हुई, ये सारे डिटेल को हम इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। इसमें पाँच देश जो है वो कौन कौन है? तो एक आपको हो गया भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान और जो श्रीलंका, मालदीव, सॉरी ये नहीं, इसका सार्क में कितने देशों की संख्या है? तो टोटल इसमें हो जाएगी आपको 8 देशों की टोटल संख्या इसमें है। हम सॉरी इसमें 4 कर दिया। इसमें जो 8 देशों की संख्या है तो वो कौन कौन हो जाएगा? एक तो आपको भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये टोटल 8 देश हैं जो आपको सार्क के अंतर्गत आते हैं। और सार्क की जो स्थापना किया गया था 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना किया गया था। और जो इसका मुख्यालय है आपको बांग्लादेश ढाका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आसियान में टोटल कितने देश है? तो उसमें टोटल 10 देश आते हैं। और उसकी स्थापना आपको 1967 में किया गया था। आसियान और सार्क आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसका डिटेल में करा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क के सदस्य देशों की संख्या आपको तो हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला पोषक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह गोवा में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? ऑप्शन बी हो गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को यह विभाजित करती है। और कुछ और महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं उसके बारे में भी हम आपको चर्चा कर देते हैं। भारत और पाकिस्तान को बीच कौन सी सीमा है? तो रेड क्लिफ हो जाएगी। और जर्मनी और पोलैंड के बीच आपको हिंडनबर्ग रेखा है। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है। और जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगीनॉट रेखा है। और अमेरिका और कनाडा के बीच 49वां समानांतर रेखा है। और रूस और फिनलैंड के बीच आपको मेन रहीम रेखा है। ये सारी जो रेखाएं हैं आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सीरीज होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह का जब भी वीडियो लाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस तरह का वीडियो आपको निश्चित रूप से कहीं भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इतना फुल डिटेल सोल्यूशन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ लोग आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप फुल डिटेल्स देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक से क्वेश्चन पर देख रहे होंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, हम हर एक क्वेश्चन पर आपको एक्स्ट्रा बताते चलते हैं, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर से कर सकें। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह चीन में स्थित है। और चीन के एक फॉरबिडन सिटी जो कि आप चीन में स्थित है, चीन के यह लहासा में स्थित है। और जो म्यांमार को है वो क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदक के अनुसंधान से यह स्थित है। और यह आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्याज सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है?
ऑप्शन सी होगा, यह साहित्य के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। अब व्यास सम्मान की स्थापना कब हुआ और इसकी जो स्थापना किसने किया था, ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आपको इसका डिटेल सोल्यूशन कराते हैं ताकि इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आपको छूटे ना। इसकी स्थापना आपको 1991 में किया गया था और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। यदि पूछ दिया कि साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में दिया जाने वाला, वो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया है। चलिए देख लेते हैं। और हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था आपको सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, 1968 में दिया गया था। और किस बुक के लिए दिया गया था, तो उन्हें जो दिया गया था वो चिदम्बरम के लिए दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार है यदि विश्व लेवल पर देखिएगा तो। और ये कुछ भारतीयों को भी दिया गया, जैसे कि 2008 में आपको दिया गया था, अरविंद अडिगा को दिया गया था। और किस बुक के लिए, तो वाइट टाइगर के लिए 2008 में दिया गया था। और सलमान रसूदी को दिया गया था 1981 में दिया गया था। और किस बुक के लिए, तो मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था। और अरुंधति राय को भी दिया गया था 1997 में, और उनकी जो पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था। ये सब सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको नहीं भी याद हो तो आप कहीं पे इसे निश्चित रूप से जरूर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुस्तक बी आर डिस्प्लेड कार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलाला यूसुफजई हो जाएगी, जिनको आपको 2014 में जो भारत के कैलाश सत्यार्थी थे उन्हीं के साथ आपको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेनिन की राजधानी आपको पोर्टो नोवो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो अंगोला की राजधानी कहाँ है, तो लुआंडा आपको अंगोला की राजधानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 13 शतक बनाया? तो वो अपना ही लड़का है, कौन सा है, तो आपका शर्मा जी का लड़का रोहित शर्मा हो जाएगा, हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह आपको जो मिला था, सॉरी डी में नहीं, आपको बी में हो जाएगा, जो केरल में पहला मरीज मिला था, लेकिन जो संक्रमण के कारण मृत्यु हुई थी वो आपको कर्नाटक राज्य में मृत्यु हुई थी, लेकिन मिला था पहला केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ऑप्शन डी हुआ, यह पुष्पा फिल्म को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बिहार के गया जिले में उसका उद्घाटन किया गया है। और यह जो बना है आपको फल्गु नदी पर बनाया गया है, और इसकी जो टोटल लंबाई है 411 मीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि द रूट्स ऑफ एंशियंट्स इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, W.A. फेयर सर्विस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो यहाँ है वह अन्य भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, निम्न में से किस ग्रंथ को कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, महाभारत ग्रंथ को कहा जाता है। और महाभारत की जो प्राचीन नाम है उसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास के द्वारा किया गया था, और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ये सब सारे पॉइंट आप निश्चित रूप से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत आपको जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान कर दिया गया था। और चार्टर एक्ट जो 33 था, इसमें कुछ मुख्य बातें कही गई थी, जिसमें आपको कहा गया था कि कंपनियों को व्यापारिक पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, और चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया था। ये चार्टर एक्ट 33 में कहा गया था। और 92 में यह कहा गया था, इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष जो चुनाव जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। 1909 में यह कहा गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक जो मतदान करने की जो प्रक्रिया है आपको 1909 में लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में समय को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, वो वासुकी सर्प था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित है।
ऑप्शन ए हो जाएगा बनारस घराने से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में शरीर के चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? ऑप्शन बी हो जाएगा भील जनजाति है, जिसमें आप देखिएगा निश्चित रूप से अधिकांश 99% लोगों को इसमें आपको गोदना गोदवाई रहती है, जो मुख्यतः आपको जो राजस्थान में पाई जाती है। और भील जनजाति है जो भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और राजस्थान में भी आपको मीना जनजाति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? ऑप्शन सी हो जाएगा माउंट पोपा है, जो आपको एक मृत ज्वालामुखी है। और चलिए देख लेते हैं। माउंट एटना आपको इटली में हो गया। और स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का जो स्तंभ कहा जाता है, ज्वाला स्तंभ, जो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, और फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है यह भी आपको इटली में ही स्थित है। एटना और फ्यूजियामा आपको इटली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खोंगचेन दगोजी, जो आपको जो जैव मंडल है वो आपको सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और यह आपको सिक्किम में स्थित है। और भारत में टोटल 18 जैव मंडल क्षेत्र है। यदि प्रथम पूछ दिया तो आपको नीलगिरी हो जाएगा, जो कि 1986 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होना है, किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन, किसी देश की यदि मुद्रा का अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश की निर्यात को समान करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विदेशी बाजारों को लोचदार मांग को समान करने के लिए जो देश की मुद्रा है उसका अवमूल्यन किया जाता है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवमूल्यन से आपको देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें आपको जो घरेलू मांग है वो आपको उसमें तेज़ी देखने को मिलती है। और भारत में सबसे पहले जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 1949 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना एवं लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ केंद्रीय बजट में हुआ। तो ये 2002 और 2003 का जो केंद्रीय बजट इसमें इसका प्रावधान किया गया था। और प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना आई थी 1993 में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारियों में विश्वास नहीं, यह व्यक्तित्व संबंधित है। यह कथन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, और जवाहरलाल नेहरू ने ही 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसकी अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नील आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा W.S. सीटनकार, जो थे आपको नील आयोग के प्रमुख अध्यक्ष थे। और नील आयोग जो इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए। और एक नील विद्रोह हुआ था जो आपको हुआ था 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। और यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और नील विद्रोह पर जो एक साहित्य जो दर्पण लिखा गया है, जिसकी रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु उसके रचनाकार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका सम्मेलन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इसका सम्मेलन आपको सही नहीं किया गया। तो सही को देख लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया, यह भी सत्य है। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और मार्ले मिंटो सुधार जो एक्ट आया था वो 1909 में आया था। तो चलिए देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, तो असहयोग जो आंदोलन हुआ था वह कब, जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत आपको हुई थी 1920 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसके जो संबंध में दिए गए कथन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 जो सही दिया गया। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रावधान उद्योग के कच्चे माल के रूप में किया जाता है, यह भी सत्य है। और तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी फसल, यह भी आपको सत्य दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु आहार्त के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान करनी चाहिए?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोटल उसे कम से कम 10 वर्षों की सेवा उसे प्रदान कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना आपको 1950 में किया गया था। और जो भारत सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है ये भाग संविधान का जो भाग है उसमें 5 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल जो अभी वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है टोटल 34 न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य के मतों की संख्या मूल्य किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो यह जो ज्ञात की जाती है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। जो राज्यों की टोटल संख्या है बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या को भागा देने के बाद भागा आपको 1000 से देके उसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद में पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए उसके सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपना कार्य को निर्वहन करेंगे। यह जो वर्णन किया गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 का ए में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुइन फुसो था। यह जो आपको जो हुआ था यह आपको वियतनाम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन को एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता था, अब नहीं जाना जाता। यह क्वेश्चन पहले जब पढ़ते थे तो ये बहुत मिलता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये क्वेश्चन ही अब रॉन्ग हो गया है। अब तो चाइना है जो एशिया का मरीज थोड़ी ना है, अब तो वो एशिया का वो जो कह लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं। दुनिया का सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहरीनी जो दिनार है जो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी आपको जो असत्य दिया गया तो सभी सत्य के बारे में देख लेते हैं। लिपि शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है लिपि का। अब भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना गया है और हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नगरी लिपि में हुआ था। ये सब सारे आपको सत्य दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्रथम स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? इसका जो वर्णन किया गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 350 के अनुच्छेद में आपको प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें मातृभाषा का प्रयोग करने का प्रावधान किया गया है। और भाषा का जो वर्णन है भाग कितना हो जाएगा? तो भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। और जो सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषा है उसका वर्णन आपको 348 अनुच्छेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर कि पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही नहीं है, बाकी सब सत्य दिया गया। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों का एक अभिन्न अंग है, यह भी सत्य है। और यह त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना, यह भी सत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के जी में इसके महत्व का बढ़ाता है, यह भी आपको सत्य दिया गया। लेकिन जो आपको 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त को ना होकर यह आपको 24 अप्रैल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1966 से 1969 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया था, यह भी सत्य है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की नीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। तो ये दोनों आपको सत्य दिया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? ये आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया। और साथ ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह इसका देख लेते हैं, यह सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, यह भी सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, यह भी सही है। यह एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी सही है। लेकिन इसका जो पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है यह सत्य नहीं दिया गया। इसका जो होता है इसका पदेन अध्यक्ष होता है, जो कि आपको इसका प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक
प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था? दांडी गुजरात के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपको नवसारी जिले में आपको यह पड़ती है। और दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ था, शुरू कब हुआ था? तब 12 मार्च 1923 को यह शुरू हुआ था और यह चला था आपको टोटल 24 दिन चला था और यह 5 मार्च को वहाँ पहुँची थी और 6 मार्च को महात्मा गांधी जी ने वो दांडी का जो वहाँ का जो नमक को उठाकर वहाँ के जो कानून को तोड़े थे 6 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मार्च को पहुँचे थे। निम्न में से उर्वरक क्रांति का कौन सा रंग संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति का जो रंग संबंधित है ऑप्शन नंबर बी भूरा हो जाएगा। और क्रांति से आप देखते होंगे कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है। तो चलिए इसका हम आपको पूर्णतः जो जितना भी इसे क्रांति है सबको एक बार हम रिपीट कर देते हैं। निश्चित रूप से जो भी याद नहीं हो वो आप कहीं पर लिख लीजिएगा। चलिए बोलते हैं कि जो हरित क्रांति है उसका जो संबंध है आपको खाद्यान्न उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति इसका संबंध दूध से हो गया। पीली क्रांति खाद्य तेलहन से इसका संबंध है। नीली क्रांति मत्स्य की वृद्धि से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति झाग मछली से संबंधित है। और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन और मुर्गियों के उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी के उत्पादन से है। और गोलक क्रांति का संबंध आलू से है। और स्वर्ण रेखा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। और रजत रेशा क्रांति का संबंध आपको कपास के उत्पादन से है। और लाल क्रांति का संबंध आपको टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। और हरित सोना क्रांति का संबंध आपको बांस उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी आपको नहीं याद हो वो कहीं पे आप लिख के इसे जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोगी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि इसकी लंबाई है लगभग 5 किलोमीटर है। एग्जैक्ट देखिएगा तो 9.494 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर बी केरल में हो जाएगा। यदि पूछ दिया कि भारत का जो मृत्यु दर है वर्तमान में कितना है, तो 17 पर 1000 है। प्रति 1000 पर 17 व्यक्ति की मृत्यु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसी शहर और सीसी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का आप रेगुलर वीडियो यदि देखते जाते हैं तो जिन लोगों को लगता है कि अभी तक मेरा करंट अफेयर्स या फिर जो जीके जीएस हो गया या फिर जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो उन्हीं के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका हमने डिटेल्स भी इसमें करा रखा है, ताकि आपको एग्जाम में छूटने की संभावनाएं बहुत कम लगी रहे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो जरूर निश्चित रूप से लाइक कर दें। तो चलिए, आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। चलिए देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है क्या, तो भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1998 में इसका पहली बार आपको संशोधन कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत में जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी आपको 1952 में ही आई थी, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और किसी भी देश का जो भूभाग पर कितना % कम से कम उसमें वन रहना चाहिए था, आपको 33% कम से कम उस पर वन रहना चाहिए स्वच्छ हवा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि एक द्रव की बूंद एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या के समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले के दाब अधिकतम का मान जो है आपको P2 हो, तो वह जो कौन सी समीकरण बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2P1 बराबर P2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुटबॉल के खेल में कई गोलरक्षक एक तीव्र गति से आते बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोलरक्षक, तो ऐसा जो करके जो गोलरक्षक है वो आपको क्या करने का प्रयास करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बॉल द्वारा हाथ पर लगाए गए बल को वह कम करने का प्रयास करता है। यानी कि यह जो क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको जो बहुत ही अंदरूनी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें यह कहता है कि संवेग परिवर्तन, जिस संवेग से यदि गति से आपको यदि बॉल लगेगा, तो यह भी इस संवेग जो परिवर्तन करने की दर को कम करने के लिए आपको जो
जो गोलर होता है वो अपने हाथ को पीछे खींचता है ताकि उसे कम प्रभाव हो। और संवेग आवेग की जो परिभाषा है आपको न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 4 को इसमें प्रयोग किया जाता है, संधारित्र को इसमें प्रयोग किया जाता है संग्रहण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल F1 तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल F2 है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, F1 और F2 क्या होगा तो वह बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक तत्व के समस्थानिक जिसे इंग्लिश में आइसोटोप किसमें भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या में इसमें आपको भिन्नता देखने को मिलती है। और समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है तो बराबर होती है। और सबसे अधिक जो समस्थानिक होता है वो पोलोनियम का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फलेरिया जो रोग होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के ही कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि धमनियाँ छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है और ऊतकों का तक पहुँचने पर वे नामक अत्यंत पतली नली में विभाजित होती है, तो उस पतली नली का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, कोशिकाएं उस पतली नली को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। खोपड़ी में सिर्फ कहा दिया था आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोटल 22 होती है। लेकिन यदि आपको कह दिया कि सर में टोटल कितनी होती है तो सर में आपको टोटल 29 हड्डियां होती है। यदि आपको पूछ दिया कि मनुष्य में कितनी होती है तो 206 हड्डियां होती है। लेकिन बाल्य अवस्था में कह दिया था 300 हड्डियां आपको बाल्य अवस्था में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 में, यानी कि पीसीज में भी सल्क आपको देखने को मिलता है और सरीसृप में भी आपको सल्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 15 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उस गैस का द्रव्यमान का आयतन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 mm हो जाएगा, मिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदय के उपचार के लिए जो अर्जुन छाल की वृक्ष का इसमें उपयोग किया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की pH रेंज कितनी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत मोटर का उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। और फोटो सेल का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूह 18 में पाते हैं, क्योंकि जो 2-8 है आपको एक पूर्णतः जो अपना सेल निश्चित रूप से बना रहा है, यानी कि 2-8, 8-18 पर जो 32 होता है उसमें आपको ये प्रयुक्त अपना सेल बना रहा है। 18 समूह को भी क्या कहते हैं तो उसको निष्क्रिय समूह या फिर 0 समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ष 2014 में भारत के आधारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी को मुक्त घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलियो को 2014 में आधिकारिक तौर पर भारत में मुक्त घोषित कर दिया गया। समुद्री जल वर्षा जल की अपेक्षा अधिक खारा होती है, क्यों। तो वह इसलिए आपको अधिक खारा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर से, नदियाँ भूमि से लवण लाती है और समुद्र में मिल जाती है, इसीलिए आपको खारा देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसुलिन है, जो आपको एक पशु हार्मोन है। इंसुलिन का जो खोज है बेटिंग और बेस्ट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात की यह तकनीक संभव हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएनए के अंगुली मुद्रण के लिए जब यह टेक्निक आई तो डीएनए का जो अंगुली मुद्रण की जो प्रक्रिया आपको देखने को मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह हार्मोन के निर्माण में सहायता
नहीं करता है, यह भी आपको जो गलत दिया गया, और 4 भी गलत दिया गया। चलिए सही को देख लेते हैं। यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, यह भी सत्य है। यह एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है, यह भी आपको सत्य दिया गया है। और जो राइबोसोम का जो निर्माण है वो RNA और प्रोटीन के मिलने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलन है जो आपको इसमें सही दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कुनैन का जो प्रयोग किया जाता है आपको मलेरिया के रोग के लिए किया जाता है, और केरोसिन का जो प्रयोग किया जाता है वह ज्वार के लिए प्रयोग किया जाता है, और एविन का जो प्रयोग किया जाता है आपको एलर्जी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और कंपोज का जो प्रयोग है आपको नींद के लिए किया जाता है। तो इसका देख लेते हैं, 1 का 4 हो गया, 2 का 2 हो गया, और 3 का 3 हो गया, और ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभवतः तापमान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके नीचे आपको ठंडा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विधारी अंक संख्या 111 निरूपित करती है। तो वह जो निरूपित करती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 को निरूपित करती है। और द्विधारी संख्या कितनी होती है, तो आपको 2 द्विधारी संख्या होती है, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। उसमें होता है केवलर का इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है इसमें से। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ध्वनि है जो आपको एक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, लेकिन बाकी अवरक्त हो गया, परावैंगनिक हो गया, रेडियो हो गया, ये सब आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा कि 1 से लेकर हमने 75 क्वेश्चन तक जितने भी इसमें महत्वपूर्ण सोल्यूशन हो सकता था हमने इसका किया। और साथ ही इस तरह के क्वेश्चन आप निश्चित रूप से रेगुलर करते रहिएगा, ताकि आपको एग्जाम में GK GS से कम ही प्रॉब्लम देखने को मिले और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो निश्चित रूप से जरूर लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, ताकि अगला वीडियो जब भी बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।